तो फिर से एक बार कम टू द पॉइंट। मेसोफिल सेल के कैरेक्टर्स क्या क्या है प्लांट्स एनाटॉमी में? मेसोफिल सेल कंटेन्स पेपकेज एंजाइम। मेसोफिल सेल कंटेन्स ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोलिसिस होगा, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा। क्लियर हो गया? कोई परेशानी है? अब मेसोफिल सेल में जो पेपकेज है वो एटमॉस्फेयर में CO2 कम होने के बाद भी CO2 को फिक्स कर लेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट इज फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट। Phosphoenol pyruvate, that is primary acceptor. In C3 plant, that was ribulose biphosphate. Here only in C3 plant only one time CO2 fixation is there, no first and second. When we consider Krantz anatomy, there are two CO2 fixations, one from atmosphere and one that was released by malic acid. बराबर है? So मेसोफिल सेल में पहला CO2 फिक्सेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन करवाता है? फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट। अब मेसोफिल सेल में क्या होगा? फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट CO2 एक्सेप्ट करेगा पेपकेज की मदद से और वो इट विल फॉर्म ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑन रिडक्शन विल फॉर्म मैलिक एसिड और ऑन डीअमाइनेशन इट विल फॉर्म एस्पार्टिक एसिड। बराबर है? रिडक्शन दोनों जगह NADH+H+ लगेगा, वो डीहाइड्रोजनेज की मदद से हाइड्रोजन दे देगा। बराबर है? तो डीहाइड्रोजनेज लगेगा और अगर अमाइनो ग्रुप निकालना है तो ट्रांस अमाइनेज एंजाइम लगेगा। अगर अमाइनो ग्रुप को निकालना है तो ट्रांस अमाइनेज एंजाइम। तो ट्रांस अमाइनेज एंजाइम अगर एक्टिव होगा, अमाइनो ग्रुप निकलेगा तो एस्पार्टिक एसिड बनेगा। और उसके बारे में हमें ज्यादा दिया हुआ नहीं तो हम उसका डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। मैलिक एसिड क्या है? मेसोफिल सेल में बन गया। अब ये मेसोफिल सेल में से जाएगा बंडल सेल में, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज ओवरऑल C4 प्लांट। C4 प्लांट में ध्यान में रखना है एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्सेशन के लिए 5 ATP और 2 NADPH लगने वाले हैं। फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट 5 ATP and 2 NADPH are required. In C3 plant 3 ATP and 2 NADPH are required. क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंस ऑफ C4 पाथवे क्या है? कि इफिशियंट है, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी में काम कर लेता है, सलीन वाटर में भी काम कर लेता है, सैलिनिटी में यानी होलोटिपिक कंडीशन में काम कर लेता है। स्टोमेटा क्लोज है फिर भी काम करता है। बराबर है? C3 प्लांट नहीं कर सकता। ये क्लियर हो गया? इतना हमने पूरा डिटेल में ऑलरेडी 2-4 बार डिस्कशन कर लिया है। बराबर है क्या? अभी हम NCERT में कुछ क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। NCERT में जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है बाय लुकिंग एट प्लांट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक, बाय लुकिंग एट प्लांट एक्सटर्नली कैन यू टेल वेदर ए प्लांट इज C3 और C4? प्लांट को देखने के बाद क्या हमें समझेगा क्या ये C3 है या C4 है, लड़का है या लड़की है? बाहर से कैसे समझेगा? समझे कि नहीं? अरे भाई ठीक है, पर हम अभी जरा टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो हम बाहर से C3 और C4 डायरेक्टली बता ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डज नॉट डिफरेंशिएट C3 एंड C4। C4 लीव्स आर जनरली आइसोबायलैटरल। C4 लीव्स आर जनरली, हमने देखा है आइसोबायलैटरल, डॉर्सीवेंट्रल लीफ। तो C4 प्लांट में जो लीफ होते हैं जनरली आइसोबायलैटरल होते हैं, पर जो भी आइसोबायलैटरल लीफ है उसमें C4 ही होगा ऐसा नहीं है। अगर हमें आइसोबायलैटरल लीफ देख लेंगे तो हम ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते उसमें C4 हो रहा है। तो C4 प्लांट जनरली हैव आइसोबायलैटरल लीफ, बट ऑल आइसोबायलैटरल लीफ डज नॉट परफॉर्म C4 पाथवे। क्लियर हो गया क्या? जनरली लीव्स ऑफ C3 plants are dorsiventral. Leaves of C3 plants are dorsiventral, but we cannot reverse back. इसी तरह से C4 प्लांट ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, वैसे C3 भी समझते हैं ट्रॉपिकल में होते ही है। तो हम डायरेक्टली बता नहीं सकते। बात समझ में आई क्या? हाँ, एक चीज है कि C3 प्लांट सलाइन जो वाटर होता है उसमें नहीं टिक सकते, C4 टिक सकते हैं। तो सलाइन वाटर में जो है वो हम बोल सकते हैं कि शायद ये C4 होगा। सो ये क्वेश्चन क्या था? अगर हम एक्सटर्नली देखेंगे तो बाहर से हमें समझेगा क्या, तो हम नहीं बता सकते। क्लियर हो गया?
आपकी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था। दूसरा भी बहुत अच्छा है, इंटरनली हम कैसे बताएंगे। तो इंटरनली आसान है, अगर हम उसकी एनाटॉमी चेक करेंगे तो इधर जो है C3 प्लांट में वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीट सेल, मेसोफिल सेल, जो भी चीजें है, तो वहां पे मेसोफिल सेल इज डिवाइडेड इनटू कॉलमनर पैलिसेड एंड ओवल स्पॉन्जी टिश्यूज। ये हमने देखा है, बराबर है कि नहीं। लार्ज क्लोरोप्लास्ट, स्मॉल क्लोरोप्लास्ट, ये उसमें ऐसी केस नहीं है C3 में। C4 में लार्ज क्लोरोप्लास्ट, अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें हैं। और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बंडल शीट सेल इन C4 रिबिस्को है, इधर मेसोफिल में पेपकेज है। ये सारी चीजों से हम इंटरनली बता सकते हैं कि भाई ये C4 है और ये C3। बात समझ में आ गई। यानी C4 में क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिक है। अरे समझ रहे क्या पॉइंट। क्या ये डिस्कशन फ्रूटफुल हो रहा है क्या? डू यू थिंक दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम? तो ये तो हमने एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन दो ए वेरी फ्यू सेल्स इन C4 प्लांट कैरी आउट बायोसिंथेटिक फेज, पूरी की पूरी जो लीफ है, क्या उसका सारा का सारा सेल बायोसिंथेटिक फेज करता है क्या? नहीं। वो बायोसिंथेटिक फेज बंडल शीट सेल करवाता है, मेसोफिल सेल में नहीं होता। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इवन दो ए वेरी फ्यू सेल्स इन C4 प्लांट कैरी आउट बायोसिंथेटिक केल्विन पाथवे, येट दे आर हाईली प्रोडक्टिव। अब C3 प्लांट में तो सारे के सारे मेसोफिल सेल परफॉर्म करते हैं ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बंडल शीट सेल परफॉर्म करते हैं, फिर भी वो प्रोडक्टिव क्यों है? ऑलरेडी हमने रीजन देख लिया है। यस, कैन यू टेल मी? In C4 pathway, the C4 plant is more efficient because in that the only carboxylation process goes on while the Rubisco does not undergo the oxygenation process. मीन्स फोटो रेस्पिरेशन वहां पे नहीं होगा। फिर भी हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। इन C4 ये सारा डिस्कशन हो चुका है, हम इसको सिर्फ एक बार रिपीट कर रहे हैं टेक्निकली पॉइंट वाइज। इन C4 प्लांट्स बायोसिंथेटिक केल्विन साइकिल ऑकर्स ओनली इन bundle sheet cells. Despite few number of cell performing Kelvin cycle, C4 plant have high rate of photosynthesis because of following reasons. पहला क्या है? Rapid supply of CO2 from all mesophyll cell to bundle sheet cell. मेसोफिल सेल जो है एटमॉस्फेयर में से पेप केज की मदद से, पेप जो है वो CO2 को प्यार करता है, तो उसने आधा मुहैया कर लिया। और वही CO2 वो बाय प्रोसेस हमने देख लिया है मैलिक एसिड वगैरह की, वो जल्दी से जल्दी क्या कर रहा है? बंडल शीट सेल में छोड़ रहा है। बंडल शीट सेल में CO2 एक्यूमुलेट हो रहा है और वहां पे सिर्फ CO2 है, इसलिए रूबिस्को जल्दी से कार्बोक्सिलेशन कर देगा, ज्यादा से ज्यादा कार्बोक्सिलेशन होगा। समझ रहे हो? एब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन due to absence of oxygen, due to absence of photolysis, due to absence of light reaction, due to absence of grana, ये सारे linked points हैं। और photosynthesis continues even when stomata is closed. These are all the reasons why C4 plants are more efficient. यानी कम सेल कर रहे हैं केल्विन साइकिल, फिर भी वो ज्यादा इफिशियंट है। क्लियर हो गया? चौथा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, रूबिस्को इज एन एंजाइम that act as both carboxylase and oxygenase. Why do you think Rubisco carries out more carboxylation in C4 plant? इससे वही है। तो रीजन आपको पता है भी। Why do you think? Because वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वो कार्बोक्सिलेशन ही करेगा। तो हमारे जो डिस्कशन है वो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस चल रहा है बराबर, बराबर है ना? अरे क्लियर हुआ क्या? एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर C3 एंड C4 पाथवे। हमने ऑलरेडी काफी टाइम डिस्कशन कर लिया है, सिर्फ हम पढ़ते हैं इसको अभी एक बार। C4 और C3 पाथवे में क्या है? C3 पाथवे में पहला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP है, यहाँ पे पेप है, बराबर है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये 3 कार्बन कंपाउंड PG है C3 में, इधर 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। जो C3 पाथवे है उसमें सिर्फ केल्विन साइकिल होगा, बराबर है। C4 पाथवे में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड केल्विन साइकिल दोनों होंगे। C4 एंड C3 दोनों है ना। जो हाफ पार्ट है वो मेसोफिल सेल में हो रहा है, हाफ पार्ट बंडल शीट में। तो C4 जो है उसके साथ केल्विन भी हो रहा है ना। अरे समझ रहे क्या? उसके बाद C3 में मेसोफिल सेल परफॉर्म कंप्लीट फोटोसिंथेसिस।
C3 में, हाँ। C4 में मेसोफिल सेल ओनली एक्ट एज ए प्राइमरी CO2 फिक्सेशन। बराबर है, बराबर है, फिक्सर। मेसोफिल सेल इन C3 प्लांट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जेस। C4 में वैसा नहीं है। All grana which are present in mesophyll cell in C3 plant are granular. इधर वैसा नहीं है। बराबर है क्या? उसके बाद C3 प्लांट जो है उनको CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट बहुत ज्यादा है, 25 ppm से 100 ppm तक। जब CO2 होगा तो C3 प्लांट में काम चलेगा। C4 प्लांट में CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट बहुत कम है, 10 ppm में भी काम चला लेते हैं। बात समझ में आई? लो टेम्परेचर पे C3 प्लांट की एक्शन ज्यादा होती है, हाई टेम्परेचर में लो होती है। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लो टेम्परेचर में कम परफॉर्म करते हैं। फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2, 1 molecule of CO2, C3 plant require 3 ATP to N ATP H2. For fixation of 1 molecule of CO2 in C4 plant, 5 ATP and 2 ATP H2. C3 plant does not show Crand's anatomy. C4 plant shows। ये सारे प्लांट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये NCERT का एक क्वेश्चन था। और कुछ पॉइंट लिख के लाया हूं मैं। रेट ऑफ CO2 assimilation is low in C3 plant. C4 प्लांट में रूबिस को कार्बोक्सिलेशन करता है तो रेट ऑफ CO2 assimilation बहुत ज्यादा है, रैपिड है। बराबर है क्या? C3 साइकिल और केल्विन साइकिल ऑपरेट इन ऑल प्लांट्स। C4 पाथवे ऑपरेट्स ओनली इन पर्टिकुलर प्लांट्स। बराबर है क्या? क्लियर हो गया? अब एक और पॉइंट वहां पे दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनाटॉमी ऑफ लीफ इन C3 एंड C4 प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ लीफ इन C3 एंड C4 प्लांट, फिर से वही डिस्कशन है। हमें पता है इधर क्रैंड्स एनाटॉमी है, इधर नहीं है। इधर मेसोफिल सेल डिफरेंशिएटेड है पैलिसेड स्पॉन्जी में, C4 में नहीं है। इधर बंडल शीट सेल में भी ग्रेना है, इधर नहीं है। C3 प्लांट में बंडल शीट सेल में काम ही नहीं उसका कुछ, मेसोफिल सेल के ही ग्रेना काम करेंगे। C4 प्लांट में दोनों काम करने वाले। ये सारी एनाटॉमी है। C3 प्लांट में रूबिस्को प्रेजेंट है सारे मेसोफिल सेल में। बराबर है? इधर रूबिस्को मेसोफिल सेल में नहीं है, बंडल शीट सेल में है। और मेसोफिल सेल में पेप है और पेप केस है। बराबर है क्या? क्लियर हुआ? तो ये सारे लीफ की एनाटॉमी भी हमें ऑलरेडी पता है। डायमॉर्फिक मोनोमॉर्फिक क्या केस है? देखो, मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, मोनोमॉर्फिक, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट इसकी साइज भी सेम है और सब में क्या है? ग्रेना है। बराबर है? ये C3 प्लांट का हो गया। इधर डायमॉर्फिक का मतलब क्या है कि जो बंडल शीट सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत बड़ा है और इसमें ग्रेना नहीं है, खाली काकाना। और जो मेसोफिल सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट की साइज सेम है पर इसमें क्या है? ये डायमॉर्फिज्म है। स्ट्रक्चर अलग है, इसमें बड़ा छोटा ग्रेना नहीं है, ग्रेना है, इसमें ग्रेना नहीं तो लाइट रिएक्शन नहीं, फोटोलाइसिस नहीं, ऑक्सीजन नहीं, इसमें सब कुछ। इसमें रूबिस्को है, इसमें रूबिस्को नहीं है, इसमें पेपकेज है। तो ये सारी डिफरेंशिएशन है डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट की। क्लियर हो गया क्या? यहाँ तक कोई परेशानी है? अगर C4 पाथवे में कुछ भी आया तो आप आंसर देंगे? क्या मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ, चलो थोड़ा ओरल लिया जाए। हाँ, चलो भाई। बंडल शीट सेल में पायरुविक एसिड बनता है या मेसोफिल सेल में बनता है? कहाँ बनता है? मेसोफिल सेल में पायरुविक एसिड बनता है। गलत है ना भाई? भाई मेसोफिल सेल में CO2 आने के बाद OAA मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में जाएगा, मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होगा और पायरुविक एसिड मेसोफिल सेल में बनेगा। पायरुविक एसिड मेसोफिल सेल में बनेगा, मेसोफिल सेल से वो बंडल शीट सेल में आएगा, फिर वो ATP से फॉस्फेट लेगा और टेप बना देगा। और समझे क्या? दिशा मैडम, क्रैंड्स एनाटॉमी में मेसोफिल सेल में पहला CO2 एक्सेप्टर है या सेकंड CO2 एक्सेप्टर है? मेसोफिल सेल मध्ये फर्स्ट। फर्स्ट। कौन है वो?
पेप किस एंजाइम है? पेप इज द कंपाउंड। पेप का लॉन्ग फॉर्म क्या है मैडम? पेप का लॉन्ग फॉर्म क्या है? पप्पू इकडे पप्पी दे। पेप का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यस भाई, व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेप? पेप का लॉन्ग फॉर्म, अरे बाप रे इतनी बार रिपीटेशन हो गया ना। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, इनॉल ENOL, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये पेप का लॉन्ग फॉर्म है, बराबर है। दूसरा रूबिस्को का लॉन्ग फॉर्म क्या है? राइबुलोज बाइफॉस्फेट, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, हाँ कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, बराबर है। अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का जब रिडक्शन होगा बंडलशीट सेल में, बंडलशीट सेल में होगा क्या? पक्का? हाँ वेरी गुड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का जब रिडक्शन होगा और अगर उसका डीएमाइनेशन हुआ तो क्या बन जाएगा? एस्पार्टिक एसिड। गुड, बराबर है। अरे समझ रहे क्या? नहीं तो क्या बनेगा? नहीं तो क्या बनेगा? अगर मैलिक एसिड बनेगा, मेसोफिल सेल में मैलिक एसिड बना, बराबर है। और मेसोफिल सेल में जो मैलिक एसिड बना है उसका जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन झालं, आता मग CO2 आणि पायरिक एसिड, तो CO2 कहा जाएगा? केल्विन साइकिल में एंट्री करेगा और बायोसिंथेटिक फेज से वो सब साइकिल फिर से रिपीट होगी। RUDP, CO2, 3PGA, 1,5-DiPGA, पागल, भाप, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अगर उसके X मॉलिक्यूल बने तो सिंथेसिस फेज में X/6 मॉलिक्यूल जाएंगे, रिजनरेशन फेज में 5/6X, बराबर है। वो RUMP बनाएंगे, RUMP फिर से ATP यूज करेगा और RUDP बना देगा। वो सारी साइकिल हो चुकी है। ये क्लियर हो गया? कुछ डाउट है इसमें भी? रूबिस्को फोटो रेस्पिरेशन कब करेगा? जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा। और ये जो इफेक्ट है उसे वारबर्ग इफेक्ट कहा जाता है। हाँ, जब एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा होगा तो कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो फोटो रेस्पिरेशन, उसे कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग साइंटिस्ट का नाम। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं जरा लिख के लाया हूँ, हालांकि हमारा डिस्कशन हो चुका है, फिर भी पॉइंट वाइज थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आर्बिट्ररी हमने डिस्कशन काफी कर लिया है इस पे। साइक्लिक नॉन साइक्लिक का डिस्कशन करते हैं। साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उससे पहले भी PS1 एंड PS2 का डिफरेंस देख लेते हैं। ध्यान दो जरा अच्छी तरह से। सबसे पहले फोटोसिस्टम्स क्या है? फोटोसिस्टम इज द ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। फोटोसिस्टम्स आर द ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये लाइट और एनर्जी ट्रैपिंग यूनिट्स होते हैं। ये एनर्जी ट्रैपिंग यूनिट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, ट्रैप करते हैं और किसके पास भेजते हैं? अरे बाप रे, क्लोरोफिल ए के पास। अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड्स है। कैरोटिनॉइड्स में दो है, ऑक्सीजनेटेड, नॉन ऑक्सीजनेटेड, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। हमने देखा है ना। तो ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट है जो लाइट एब्सॉर्ब करेंगे और ये जो लाइट एब्सॉर्ब करते हैं विजिबल रेंज में, विजिबल रेंज जो होती है वेवलेंथ की वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। ध्यान में रखना। 4000 एंगस्ट्रॉम टू वेवलेंथ की रेंज, वीबग्योर 4000 एंगस्ट्रॉम टू। अलग अलग किताबों में आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, कहीं पे 3900 एंगस्ट्रॉम टू ऐसा भी दिखेगा। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम ये जो है ये विजिबल रेंज है, इसमें ही हमें वो लाइट ट्रैपिंग होने वाला है। और सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में होता है क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए जो है इसमें भी अलग अलग क्लोरोफिल है, पर ये जो ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट है उसमें जो कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी करेगा उस क्लोरोफिल पिगमेंट को हम फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर बोलेंगे।
photo center or reaction center is that particular chlorophyll A molecule which converts the trapped light energy into chemical energy ATP and NADPH2. आपको ऑलरेडी पता है कि ATP and NADPH2 is called as assimilatory power. That was by Professor Arnon. But we are not going to deal that because NCERT में वो नहीं है. तो सिर्फ हमें ध्यान में रखना है ATP NADPH2 assimilatory power है, ये क्लोरोफिल ये बनाएगा, कन्वर्शन जो करने वाला है. ये रिएक्शन सेंटर है, फोटो सेंटर है. बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे क्या है PS1 में, इसका रिएक्शन सेंटर जो है P700 है, इसका रिएक्शन सेंटर P680 है. PS1 सिर्फ साइक्लिक में यूज होता है, ये सॉरी ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों में यूज होता है, ये सिर्फ नॉन साइक्लिक में यूज होता है. एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में लो, PS1 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो P680 से जनरली आता है, यानी PS2 से जनरली आता है. ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको याद होगा हमने P680 से इलेक्ट्रॉन निकाला था और वो PS1 को दे दिया था. तो PS1 के पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो P680 से आ रहा है जनरली. P680 के पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कौन बताएगा किसके पास है? यस, H2O वाटर स्प्लिटिंग से आ रहा है. तो इसके पास जो क्लोरोफिल आ रहा है वो किससे आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से आ रहा है. इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बराबर है कि नहीं? देखो इतने इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट्स है. PS1 में इलेक्ट्रॉन इससे आ रहा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन इससे आ रहा है. बराबर है? अरे समझ रहे हैं क्या? तो दिक्कत, इसका रिएक्शन सेंटर, इसका रिएक्शन सेंटर, यहाँ पे सिर्फ ATP बनेगा, यहाँ पे दोनों बनेंगे ATP एंड NADPH प्लस NADPH2 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे NADPH2 नहीं बनेगा, यहाँ पे वो बनेगा. बराबर है? यहाँ पे फोटोलाइसिस नहीं है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं है, यहाँ पे है. अगर फोटोलाइसिस नहीं है तो क्या नहीं है? ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन. सारी इंपॉर्टेंट चीजें PS1 और PS2 के डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट में है. क्या समझ में आया क्या? और यहाँ पे PS1 जो है ये बहुत क्रिटिकल और अच्छा पॉइंट है. PS1 इसका इलेक्ट्रॉन किसको देता है साइक्लिक में? तो PS1 जो है इसका इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर टू, जनरली साइक्लिक नॉन साइक्लिक छोड़ दो, जनरली PS1 हैंड ओवर इट्स इलेक्ट्रॉन टू NADPH2. आपके याद है क्या? हमने जेड स्किन देखा है. ये जो PS1 है ये इसका इलेक्ट्रॉन किसको देता है? इसको देता है ना, जनरली हैंड ओवर्स टू. और इसमें जो है ये PS2 जनरली हैंड ओवर इट्स इलेक्ट्रॉन टू. समझे क्या पॉइंट्स? ये मैडम को नहीं समझा कुछ भी? हाँ.